हेलो, नमस्कार। आज हम सीईटी इवनिंग सेट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज 6 नवंबर 2022 का। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5 संतरे 10 के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 के भाव पर बेचे गए, लाभ प्रतिशत निकालना है। 5 संतरे 10 रुपये के भाव से। आप खुद जब मार्केट में जाते हो, अगर 5 संतरे 10 रुपये में खरीदोगे, इसका मतलब एक संतरा कितने रुपए का पड़ा? 2 रुपये का। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, क्रय मूल्य है, खरीदा है आपने, खरीदा है 5 संतरे का मूल्य है 10 रुपये क्रय मूल्य, और एक संतरा कितने रुपए का पड़ेगा? 2 रुपये का। ठीक है। 6 संतरे 15 के भाव पर बेचे। आप लेके आए मार्केट से 2 रुपये का संतरा, और 6 संतरे 15 के भाव पर बेचे गए। 5 संतरे करके लेके आए हो आप। ठीक है। 6 संतरे 15 के भाव पर बेचे गए, तो क्या हुआ? 6 संतरे का विक्रय मूल्य 15 रुपये है, तो एक संतरे का कितना पड़ेगा बताओ? 6 संतरे लेके आए आप, तो वो 15 रुपये गया। 15 के, तो एक संतरे का मूल्य कितना पड़ेगा? 15/6, 2.5 रुपये पड़ेगा ना। तो देखो, खरीदा आपने 2 रुपये का एक संतरा, और बेचा कितने का? 2.5 रुपये का। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50 पैसे का ना। तो लाभ कितने का हो रहा है? 2.5 रुपये में से 2 रुपये घटाएंगे तो 0.5 रुपये, मतलब 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इन प्रॉफिट लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो हमने लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये देखिए क्या किया, यहाँ पे 0.5 इतना था ना, ये रुपए में है, क्योंकि मैं नीचे रुपए रख रही हूँ, क्योंकि 2 रुपये थे ना। तो मैं 0.5 डिवाइड में 2 रुपीज़ क्या है? क्रय मूल्य। ऊपर प्रॉफिट डिवाइड में क्रय मूल्य गुना में परसेंटेज, परसेंट निकालने के लिए 100। तो 0.5 को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हटेगा, 5/2, पॉइंट हटाने का 10 गुना में 100। इस 0 से ये 0 कट गई, तो और 2 से ये 5 काटा, 5 बच गया, 10 काटा ना, तो 5 बच गया, 25 बचा 25, तो 25% आ गया हमारा। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 25% प्रॉफिट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, यदि किसी धनराशि पर क्या दे रखा है? यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 12 से 1/2% वार्षिक दर पर 8 मास के साधारण ब्याज से 32.50 रुपये अधिक है, तो धनराशि है रुपए में बतानी है। आपको पता है ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज निकालने का? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। यही है ना, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो हमने दोनों का निकाला, मूलधन गुना दर बटे 100। दर कितनी है? देखो, 2 सते 14, 1 15/2, और गुना में डिवाइड में 100 लगता है ना, 100 गुना में बताओ समय कितना था? 15 मास। 15 मास दे रखा है देखो, और 12 ये साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड किया। ठीक है। तो 15/12 माइनस में, तो क्योंकि यहाँ पे अधिक दे रखा है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस का माइनस का निशान लगाया। मूलधन तो वही है, तो 25/100। अब 25 कहाँ से आया? 25/200। ये दे रखा है 12 से 1/2 है, तो इसकी दर कितनी होएगी? 25/2, और परसेंटेज के नाम का 100 लगाया, तो 200 हो गया ये। और गुना में कितना मास आया? ये देखो कितने मंथ दे रखे, 8। साल में बदलने के लिए इसको 12 से डिवाइड किया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना था? अगर वो 7.5% से देता है 15 मास का साधारण ब्याज, और उसी धनराशि पर कह रहा है कि 8 मास में 12.5% के वार्षिक दर से इनका डिफरेंस कितना है? 32.50 रुपये। तो मैंने अंतर लिख दिया, इतना अधिक था। तो जब मैं इसमें से कॉमन ले लिया मैंने, P 200 और 12 तीनों में दिख रहा है, ये इसमें ये 3 टर्म है, इसमें भी हैं, तो मैंने P ले लिया, 200 और 12 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? 15 गुना 15 ये बचेगा, मैंने लिख दिया 15 गुना 15। और इधर क्या बचेगा? आपने ये P 200 और 12 बाहर कॉमन ले लिया, 25 गुना 8, तो 25 गुना 8 इक्वल है 32.50। 15 गुना 15 225 होता है, 25 गुना 8 200 होता है। तो 225 में से 200 गया, 25 रह गया, और ये एज इट इज़ P गुना 200 गुना 12 इक्वल है 3250। ठीक है। तो यहाँ P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जितनी भी जो भी टर्म है यहाँ ले जाएंगे, ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे। तो 3250 को दशमलव हटाने के लिए तो 100 लगा। ठीक है। और ये 200 गुना 12 ऊपर चला गया, और 25 नीचे आ गया इधर, और यहाँ P रह गया ओनली। अब ये 0 से 2 0 काट दी। ठीक है। 25 को इससे काटा तो 130 आया। ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास? 130 गुणा 2 गुणा 12,
जब 130 को 24 से गुना करोगे तो 3120 रुपये आ जाएगा। तो आपका आंसर ये बॉक्स में है, 3120 रुपये आ गया। तो ये क्या निकल गई, 31 रुपये धनराशि थी, मूलधन था मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में ए एक कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाता है। ए को काम करने में कितने दिन लगते हैं, उस कार्य को 15 दिन, बी को लगते हैं 20 दिन। ठीक है, दोनों मिलके करेंगे तो उनका 1 दिन का निकाल लेंगे। अगर ए का 1 दिन का काम देखेंगे तो 1/15, बी का देखेंगे तो 1/20, दोनों का निकालते हैं हम। 1 दिन का ए और बी का काम आएगा 1/15 प्लस 1/20, 1/15 ए का और 1/20 बी का। जब हम 1 दिन का निकालेंगे एलसीएम लो, कितना आएगा, 60 आएगा। जब 60 एलसीएम आएगा तो 15 चौके 60, यहाँ ऊपर 4 आ जाएगा। 20 को 60 से डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 1 से गुना करके 4 × 3 7 आ गया, 7/60 आ गया। ये 1 दिन का काम निकला ए और बी दोनों का इकट्ठा। लेकिन ये क्या कह रहा है, यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं। 4 दिन तक करना, ये तो 1 दिन का निकला है। 4 दिन का काम क्या होगा, जो भी निकला है ये, इसको 4 से गुना कर देंगे। 4 × 7/60, 4 को इससे काटेंगे, 15 चौके 60 होता है, 15 आ जाएगा, तो 7/15 आ गया। तो 4 दिन का काम हमारा निकल गया। तो कह रहे तो कार्य का कितना भाग बाकी रह जाता है। अगर 4 दिन इन्होंने काम किया तो इतना काम निपट गया। अगर इतना काम निपट गया है तो वह बाकी कितना रहेगा, हम पूरे काम को 1 मानते हैं। 1 में से एक कार्य घटा देंगे, 7/15, तो कितना बचेगा एलसीएम लेके, ये देखो 15 - 7 8/15। वैसे भी जो नीचे होता है ऊपर वाला घटा दो, ऊपर वो बचता है 8/15 भाग। ठीक है, समझ गए। तो हमारा कितना बच गया, शेष काम 8/15 बच गया। अपना आंसर लगा लेना 8/15। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चौथा सवाल है यहाँ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का अनुपात है, जबकि इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है। आयत की चौड़ाई मीटर में है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है लेंथ रेशो ब्रेथ। आयत की क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है ना, एरिया जो होता है। लंबाई L मानते हैं, ब्रेथ उसकी B मानते हैं। अभी कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतना अनुपात है, 3:2। हमने लिख लिया लंबाई अनुपात चौड़ाई, इसका 3:2 दे रखा था। ऐसे ही इसके परिमाप का और क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। परिमाप को लिखते हैं हम 2 × L + B। ठीक है, और एरिया को लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई है L × B, बराबर इनका अनुपात दे रखा 5:9। हमने ये लिख लिया। अब इसको हम ट्राई ऑप्शन से करेंगे। ट्राई ऑप्शन में ऐसे दे रखा है 13, 9, 6, 8। ठीक है, और ये वो क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई देखो, अब हमें पता है चौड़ाई में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन से अगर हम देखते हैं 13 और 9 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो चौड़ाई में जो भी ऑप्शन होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ना 13 होगा ना 9 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 6 या 8 में से कोई एक होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 था यहाँ पे चौड़ाई। ठीक है, तो हम 6 का यूज़ करके देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर ये 6 का यूज़ करते हैं, मान लिया B है 6, B 6 है, ये 6 कब बनेगा, जब इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो लंबाई 9 हो जाएगी। तो लंबाई 9 हो गई, चौड़ाई 6 हो गई। तो हमारी मान लिया लंबाई 9 और ये चौड़ाई 6 है। अब यहाँ पुट करके देख लो, लंबाई 9 + 6 कितना होगा, 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे 30 रखा, और यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पे रखा 9 × 6 कितना होगा, 54। तो इसकी रेशो निकाल के देखो किस पे कट रहा है, 6 पे। 6 × 5 = 30, 6 × 54, 5:9 आ रहा है। और ये यहाँ पे भी यही आ रहा है, सेम आ गया। इसका मतलब यही 6 ही आंसर आएगा, इसका 8 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6। अगले पे चलिए। यदि P इंटीजर दे रखा है, P से कम या P के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है तो इसकी वैल्यू बताइए। -1/2, ये इंटीजर का निशान है ये। ठीक है, प्लस ये लिखा हुआ है 4 से 2/5, ये भी इंटीजर है, प्लस इंटीजर 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, इन्होंने बोला P से कम हो या P के बराबर बड़े से बड़ा पूर्णांक को दर्शाता हो, वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ये जब पूरा का पूरा ये 2 है, इंटीजर क्या होता है पहले ये बताओ, यही होते हैं -1, -2, -3 या 1, 2, 3, 4 या 0। ठीक है ना, ये इसमें डिवाइड में नहीं होते, 1/2 समथिंग ऐसे नहीं होते ना। इंटीजर को हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तभी बनेगा ना इंटीजर की पूर्णांक की फॉर्म में। तो यहाँ पे -1/2
ये दे रखा है, इसको 2 को तो 2 ही लिख लेंगे क्योंकि ये इंटीजर है, तो इसकी ब्रैकेट से हटा देंगे तो ये बन गया 2। ये बनेगा, ये देखो ये एक्स्ट्रा ही है, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 5 के 20 और 2 22, 22/5 कितना होता है 4.5, है ना। तो ये इतना आएगा 4.5। हमने लेना कितना है, जब पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम यही नंबर लेना है, 4 ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, वो मिनिमम नंबर ही लिखेंगे, ठीक है, 4 ही लिखेंगे। तो उसके बाद लेकिन अगर नेगेटिव आता है, जैसे -1/2 है, जो नेगेटिव आता है हम नंबर लाइन में चेक करेंगे। जैसे नंबर लाइन में ये -1/2 का मतलब माइनस का 0.5 होता है ना, अगर इस साइड जाएंगे नंबर लाइन में तो -1 होता है और इस साइड 0 होता है, ठीक है। नंबर लाइन जैसे हम कोई भी नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे 0 है, इधर -1 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है ये, ठीक है। -1/2 मतलब माइनस का 0.5 यहाँ लाई कर रहा है। जब ऐसा लाई करता है तो हमने उससे छोटी ही लेनी है वैल्यू, तो यहाँ पे लेनी है, तो ये कितना आएगा -1 इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी छोटी ली है ना, तो यहाँ पे -1 या 4 हो गया, 2 हो गया, तो कितना आएगा 4 और 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 आंसर आ गया इसका हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अब 6th क्वेश्चन पे आ गए हम। एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुना करने को कहा गया, लेकिन वो क्या करता है, गलती से उसने संख्या को 52 से गुना कर दिया, जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ। गुना करने वाली संख्या थी, तो गुना करने वाली संख्या क्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं जिस संख्या को गुना करना था वो x थी, मान लिया x, कुछ भी हो सकती है वो। तो उस लड़के ने क्या किया, उस x संख्या को 25 से बोला, तो उसको 25 से गुना करने को क्या बोला गया कि x को 25 से गुना करो भाई, लेकिन वो क्या करता है, x को 52 से गुना कर देता है, ठीक है। वो जिसकी वजह से जो वैल्यू है 324 अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। तो 52x माइनस 25x इतनी अधिक हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो गया, अधिक आ गया ना, तो मतलब डिफरेंस, तो 324 अधिक आ गया। तो इन दोनों को 52x में से 25x गया तो 27x होता है, ये 324 एज इट इज़। तो यहाँ x आया, 27 डिवाइड में चला जाएगा 324 के, यहाँ आ गया 324 डिवाइड में 27 इक्वल आ जाएगा 12, काट के आएगा ये 12, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 12। x क्या था, हमने क्या माना था कि वो संख्या थी ना, गुणा करने वाली संख्या थी ये, ठीक है। तो हमें कौन सी संख्या मिल गई, वो संख्या मिल गई जिसको हमने गुणा किया था, 25 से करना था लेकिन कर किससे दिया, 52 से, ठीक है। अगले पे चले, 7th क्वेश्चन। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे n³ माइनस n सदैव विभाजित है, ठीक है। n कोई प्राकृत संख्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे n³ माइनस n सदैव विभाजित होता, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म हमेशा ही डिवाइड होगी, वो नंबर बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जो ऑप्शन दे रखे हैं ना 6 12 18 ऐसे दे रखे हैं ना, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस इक्वेशन में, पहले n की वैल्यू 1 पुट करो इसके अंदर, n की वैल्यू 1 पुट करते ही ये देखो n³ माइनस n कितना होगा, a³ माइनस 1, तो 1 में से 1 गया 0। अगर 2 रखते हैं n की जगह तो क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 6 आया। n की जगह 3 रखते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 24, 4 रखते हैं तो 4 क्यूब माइनस 4 60। अब ये देखो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड होएगी, 0 से या 6 से, है ना। 0 से तो हर कोई डिवाइड, ये देखो 6 है तो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हम 24 लेते हैं यहाँ पे, 24 6 को डिवाइड नहीं करता, 24 ना 60 को डिवाइड करता। 12 लेते हैं तो 24 को कर देता है, 60 को कर देता है, लेकिन 6 को नहीं करता। इसी वजह से 6 सबसे यहाँ पे बड़ी से बड़ी है जो सबको डिवाइड करती चलेगी, इसलिए आंसर क्या आएगा 6 आएगा इसका, ठीक है 6। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलिए। y, x + 3 के समानुपाती है, मतलब इन दोनों में क्या है, समानुपात है इनमें, ठीक है। तथा y इक्वल है 8, जब x इक्वल है 1, x इक्वल है 2 के लिए y का मान क्या है, तो कह रहा है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y 8 है, तो जब x की वैल्यू 2 है तो y का मान क्या होगा,
इसमें हम समानुपात या 2 रेशो भी डाल लो, समानुपात में 2 रेशो आ जाती है, ठीक है। तो वाई यहाँ डबल रेशो आ जाएगी x+3, कितना है 8:4। क्या है, इन्होंने क्या दे रखा था, देखो ध्यान से देखो, इन्होंने यहाँ पे ये बोला ये समानुपाती है, तो यहाँ पे रेशो लगा लो डबल समानुपात का, ठीक है। तो ये दे कितना रखा है, यहाँ y की वैल्यू 8 थी तो मैंने y की जगह 8 रखा, और x कितना है 1, तो मैंने 1 + 3 रखा, तो कितना बन गया 4। तो इनकी रेशो निकल के आई 2:1, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे अगर x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो y का मान उस टाइम पे क्या होगा। x की जगह मैं अगर 2 रखती हूँ तो यहाँ पे 5 बन जाएगा, या 5 बनेगा ना, लेकिन रेशो तो 2:1 ही रहनी चाहिए। ये कब रहेगी, ये 1 कब बनेगा, देखो ये 1 है तो इसका डबल होगा ना। मेरा यहाँ पे 5 यहाँ पे क्या है x, ये पूरा 5 बना है तो इसका डबल होना चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 था तो इसका डबल, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 10, ठीक है, y की वैल्यू 10 निकलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले 9th पे। एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उसे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हुआ। मिश्रण में क्रमशः पानी तथा दूध की मात्रा में कितना अनुपात है। ये देखो एक दूध वाला आया, उसने क्या किया, दूध में कुछ पानी मिलाया। पहले आया, उसने जितने रुपए में दूध खरीदा था उतने रुपए में ही बेच दिया दूध। जैसे 20 रुपये 40 रुपये किलो लेकर आया तो उसने क्या किया 40 रुपये किलो ही दूध बेच दिया। और क्या कैसे पता चला, और फिर भी उसको 25% लाभ हो रहा है। ये कैसे हो सकता है, जितना उसने पानी मिलाया उसी का प्रॉफिट हुआ उसको, है ना। जितना पानी मिला दिया उतना दूध बढ़ गया ना उसके अंदर, तो प्रॉफिट कितना होगा जितना उसने पानी मिलाया। तो इसका मतलब पानी कितना, अगर 100 दूध 100 था तो प्रॉफिट कितना है 25% कह रहा है, तो 25 का ही दूध डाला होगा, तो 25% ही उसने पानी डाला है, तो 25% पानी 100% दूध था। तो अब रेशो कितनी हो जाएगी, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1:4। पहले पानी है दूध, इसने पानी और दूध लिखा था इसलिए मैंने पहले पानी वर्ड लिखा है फिर दूध लिखा है, तो इसलिए पानी और दूध की रेशो कितनी है 1:4, ठीक है 1:4, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10th क्वेश्चन। एक बस है जो 24 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है और 3 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड, देखो यहाँ मीटर पर सेकंड फिर प्रति सेकंड द्वारा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, की गति से धीमी होना प्रारंभ करती है। रुकने से पहले यह कितनी दूरी तय कर लेगी, ठीक है। एक बस है वो चल रही है तो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में कितनी है, इनिशियल स्पीड बोलेंगे 24 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो जब रुक जाएगी उसकी कितनी हो जाएगी स्पीड, इन्हें कहा ना धीमी होना प्रारंभ करते हैं। और रुकने से पहले या कितनी दूरी तय कर लेगी, रुकेगी मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, जब रुक जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये एक्सेलरेशन दे रखा है, निकालने का कितनी दूरी तय करेगी, यह कितनी दूरी तय कर लेगी, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, तो हमने यहाँ पे लिखा इसकी u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ये फिजिक्स का क्वेश्चन मैथ में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 24 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मैंने बोला है जब रुक जाएगी, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट होती है, वो तो इनिशियल वेलोसिटी है जब स्टार्ट होती है, और जब रुक जाती है तो जब चलती की बात करें, जब एक गाड़ी चल रही है 24 मीटर पर सेकंड और रुक जाती है तो 0 होगा इसकी स्पीड। लेकिन अगर कोई चली ही अभी है, जैसे रुकी हुई ट्रेन अब चलना स्टार्ट हुई, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल क्या होगी जिस स्पीड से चल रही है वो उसकी फाइनल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चल रही थी चलती हुई रुकी है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 24 हो गई, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24 इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना है इसका 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हम माइनस लेंगे, क्यों लेंगे वो बताऊंगी मैं। और ये क्या है, s का मतलब डिस्टेंस है नॉट स्पीड, ठीक है, आप इसको डिस्टेंस d भी लिख सकते हो, ठीक है। न्यूटन का फॉर्मूला है v² इक्वल है u² प्लस 2as, ठीक है, इक्वेशन है ये। तो v² इक्वल है u² प्लस 2as, v² आपका 0 है 0 रखा, u की वैल्यू 24 है 24 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू -3 रखी है, क्यों रखा है, एक्सेलरेशन का मतलब लगातार स्पीड का बढ़ना,
तो पॉजिटिव होता है, लेकिन स्पीड कम हो रही है तो कम की वजह से माइनस लेते हैं एक्सेलरेशन को। और जब माइनस घटती है स्पीड, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन घटती है। तो यहाँ पे एस हो गया। तो यहाँ पे देखो 0, 24 का स्क्वायर माइनस 2 तिया 6, माइनस का 6s हो गया ना, एस का मतलब डिस्टेंस। 24 का स्क्वायर, ये 6s को इधर ले आए क्योंकि वो नेगेटिव था, 6s इधर आ गया, 24 गुना 24 ये रहा। एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो 24 गुना 24, 6 नीचे आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 गुना 24 हो गया वो 96। हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, 96 मीटर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ने 85,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 85,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात 42,500 के साथ बी इस व्यापार में मिल गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ए बंदा है, उसने 85,000 रुपये लगाए, कितने साल के लिए, एक, क्योंकि उन्होंने बोला वर्ष के अंत में पूछा है, इसने तो 1 साल के लिए लगा दिए। बी ने नहीं पता कितने टाइम के बाद लगाए, वही टाइम पूछ ले और रेशो दे रखे, उनका प्रॉफिट इतना है। तो हमने लिखा 85,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए ए ने, इनकी रेशो बी ने कितना लगाया 42,500, और कितने समय के लिए मुझे नहीं पता, मैंने इसके लिए टी लगा दिया, टी समय, क्योंकि यही टाइम निकालना है ना। और किसके इक्वल दे रखा, रेशो 3:1। तो हमने इसको लिख लिया 85,000 गुना 12, रेशो के लिए डिवाइड भी लिख सकते हैं ऐसे, 42,500 गुना टी इक्वल है ये 3/1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या टी, तो मैं टी को ऊपर ले जाती हूँ, बाकी सबको नीचे। तो मैंने रखा 85,000 से, ये देखो 2 0 वैसे ही काट दी थी, तो 850 गुना 12 425, और मैं इस 3 को नीचे ले आई और टी ऊपर चला गया इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे काटा, 425 का डबल है 850, काट दिया, 2 बच गया, 3 चौके 12, ये 4 आ गया, तो 4 दूनी 8, तो हमारा कितना आ गया, कितना टाइम आ गया, 8 मास आ गया। ठीक है, 8 मंथ आ गए। 11 क्वेश्चन हो गए। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, कितना खर्च करता है, 75%। उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है तो वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है, उसकी बचत में बढ़ोतरी होगी। अब ये देखो, एक व्यक्ति की 3 चीज़ें हैं, एक तो आय कितना आ रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, बचत कितनी हो रही है। तो अब ये देखो, ये इसकी आमदनी का 75% खर्च, मान लिया बंदे की इनकम कितनी है, 100 रुपये, 100% लगा लो, 100 रुपये लगा लो, ठीक है, परसेंट ही है ये 100 रुपये लगा लो, 100 रुपये है, और उसने खर्चा कितना किया, 75% इसका, तो 75 रुपये खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी होएगी, 100 में से 75 गए, 25 रुपये बचा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये देखते हैं, उसकी आमदनी जब वो 75% खर्च करता है तो उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है। आमदनी का 20% बढ़ाओ भाई, 100 का 20% कितना होगा, 20, तो ये 20 इसमें बढ़ा दे तो 120 हो गए। ठीक है, वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है, खर्चे में 10% बढ़ाना है तो इसका 75 का 10% कितना होगा, 7.5 ना, तो 7.5 इसमें जोड़ो, कितना आएगा, 82.5 होएगा। ठीक है, तो 82.5 हो जाएगा जोड़ के। तो अब कितना था, उसकी आमदनी है 120 रुपये, इनकम आ रही है उस पर 120 रुपये, खर्चा कर रहा है 82.5, बचेगा कितना, इसमें से माइनस करेंगे तो 37.5 इतना रुपीज़ बचेगा उसके पास। लेकिन उसकी बचत में बढ़ोतरी होगी, ये पूछ रहा ना कितनी बढ़ोतरी होगी, तो परसेंटेज में ऑप्शन दे रहा है क्या, तो हम परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले उसकी बचत इतनी थी, अब इतनी है, कितनी बढ़ोतरी हुई देखो, 37.5 में से 25 जाएंगे ना, घटाओ, इसको घटा के और परसेंटेज निकालना है तो उसी से कंपेयर करते जो पहले थी, तो 37.5 में से 25 गए, डिवाइड में जो पहले थी बचत उसी से कंपेयर करते हैं, डिवाइड में ये आएगा, और गुना में परसेंटेज के लिए ये 100 लगाया, 37.5 में से 25 गए, 12.5 आएगा, डिवाइड में 25 हो जाएगा। ठीक है, इस 12.5 पॉइंट को हटाने के लिए मैंने ये 10 लगाए, देखो 12, 125 डिवाइड में 25, पॉइंट हटाने के लिए 10, और ये वाला 100। ठीक है, ये 25 को इससे काटेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे एक 0 से 0 काट दी, 10 गुना 5 तो कितना आएगा, 50% हमारा निकल गया। तो 50% क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हुई है उसकी बचत में। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है,
ये थोड़ा लेंथी है। एक प्राकृत संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर, ये चलो हम थोड़ी देर में करते हैं, पहले अगला कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 6 संख्याएं ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार है। ए बी 1 के इक्वल, बी सी 1/2, सी डी 6 है, डी ई 2 तथा ई एफ 1/2 है। और हमें निकालना क्या है, ए डी बी ई रेशो सी एफ का मान निकालना है। ठीक है, इसकी आप वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे दो दे रखे हैं, ए बी को बी सी से डिवाइड करो, ए बी बाई बी सी। यहाँ 1 दे रखा है, 1/2 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है ना, तो हमने लिख लिया। देखो बी से बी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचेगा ए बाई सी। यहाँ लिख लिया ए बाई सी। यहाँ ये 2 पर चला जाएगा, 2/1 हो गया। ये 3 अभी नहीं देखना, आपका निकला 2/1। ठीक है, ऐसा ही ये देखो सी डी है, इसको डी ई से डिवाइड करेंगे, सी डी को डी ई से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, सी बाई ई बच गया, सी बाई ई। ये सी डी की वैल्यू 6 थी ना, और ये 2 थी। ये देखो ये हमने रखी थी, तो यहाँ पे काट के 2 थी, अच्छे 3:1 आया। ठीक है, ऐसे ही अगली 2 टर्म बची हैं। कौन सी बची हैं, सी डी ये तो कर लिया आपने, डी भी कर ली। ई एफ था, ई एफ को हमने पहले, ये देखो ई एफ है, तो ये ऐसी टर्म से डिवाइड करो जो इसमें हो, डी ई से डिवाइड कर लिया, तो ई एफ डिवाइड में डी ई। ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो आप, डी ऊपर लिख लो, ई एफ नीचे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई एफ डिवाइड में डी ई, ई से ई कैंसिल, एफ बाई डी आ गया। देखो इसकी वैल्यू कितनी थी ई एफ की, 1/2। ठीक है, और ये कितना था 2, 1/2। ये 2 भी नीचे आ जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। अभी इसको मत देखो, तो एफ बाई डी की वैल्यू होगी 1/4। ठीक है, अब मेरे पास ये तो निकल गया। देखो ए बी है इसमें, सी बी है, डी बी है, एफ बी है, लेकिन बी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, तो बी भी निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ से बी कहीं से फाइंड हो जाए कि या तो ये वाली टर्म का यूज़ करके, है ना, तो हम इन दोनों टर्म का यूज़ कर लेते हैं। पहले हमने इन दोनों का किया था और इन दोनों का किया था, इन दोनों का नहीं किया, इन दोनों का भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमने बी सी बाई में सी डी 1/2 डिवाइड में 6, ये सी से सी कैंसिल, बी बाई में डी, ये निकल गया 1/12। अब हमने इनमें से देखना है सबसे बड़ी रकम कौन सी है। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी 12 है ना, सबसे बड़ी 12 है। तो हमने ये देखा यहाँ 4 है, तो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। हमने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी 3 से, तो ये बन गया 12, ये 3, क्योंकि डी की वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 12 आ गई, ये कन्फर्म हो गया। तो यहाँ 12 था, बी की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो एफ़ की वैल्यू भी यहाँ से निकल गई, 3 हो गई। यहाँ जब एफ़ की वैल्यू भी निकल गई, ये क्लियर हो गया, इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ तक। उसके बाद सी ई और इनमें देखो दोनों में बड़ा कौन सा था, ये तो था नहीं ना पहले। देखो यहाँ पे सी की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे 1 आ रही थी, तो मैं इसी वजह से मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को भी 3 से करना पड़ गया, जिसकी वजह से 3 दूनी 6 बन गए, यहाँ पे 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 3 आ गई, ई की वैल्यू 1 आ गई, और देखो ए की वैल्यू 6। तो मैंने सब की वैल्यू लिख ली, ए की वैल्यू 6, बी की 1, सी की 3, डी की 12, ई की 1, एफ की 3। तो हमें ये निकालना था ए डी रेशो बी ई रेशो सी एफ। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 6 रखी, डी की वैल्यू 12 रखी, ये देखो रेशो बी की वैल्यू 1 थी, ई की वैल्यू 1 थी रखी, यहाँ पे रेशो सी की सी की वैल्यू 3 थी, एफ की वैल्यू 3 थी, रख के कितना आया 12 6 72, 1 एकम 1, 3 3 9, तो 72:1:9। ठीक है, क्लियर है। अब हम 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम वही लेंथी सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ए की आमदनी का 5%, बी की आमदनी के 15% के बराबर है, और बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है। यदि सी की आमदनी 2000 रुपये है, तो ए बी सी की आमदनी का योगफल निकालना है। आपको ए बी सी की अलग अलग आमदनी निकालनी है, फिर उनको जोड़ना है। ये निकलेगा कैसे, सबसे पहले 2 चीज़ें दे रखी हैं कि ए की आमदनी का इतने %, बी की आमदनी के इतने % के बराबर है। एक इक्वेशन इससे, एक उससे बना लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखो ए की आमदनी का 5%, 5/100 किसके बराबर था, बी की आमदनी का 15% के बराबर था, 15/100 आ गया। ठीक है, इससे हमने ए और बी की रेशो निकाल ली। ए बाई बी यहाँ पे आ गया, देखो बी को इधर ले आए और 5/100 को उधर ले गए, 15/100 एज इट इज़। जब इसको उधर लेकर जाएंगे 100 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। ठीक है,
5 से 15 ये 3 आ गया, 100 से 100 कट गया, तो कितना बचा 3:3/1 ना, तो A/B की वैल्यू आ गई 3:1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन थी, यहाँ पे देखो दोबारा क्या दे रखा है, यहाँ तक तो हो गया। और B की आमदनी का 10% किसके इक्वल है, C की आमदनी के 20% के बराबर है। तो हम इसको देखेंगे, देखो B की आमदनी का 10% किसके बराबर है, C की आमदनी के 20% के बराबर है। हमने बराबर का निशान लगा लिया। उसके बाद B/C यहाँ से निकाल लेंगे, 20/100 तो ऐसे कैसा, 100 ऊपर जाएगा ये वाला यहाँ पे और 10 नीचे आएगा, तो 100 से 100 कट गया। पहले भी काट सकते हो पर यहाँ पे ठीक है, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2/1, तो B/C भी हमारा आ गया 2:1। अब यहाँ पे इसने बताया था कि C कितने रुपए है आमदनी, 2000 रुपये C की, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ था C की आमदनी यदि 2000 रुपये है तो 2000 थी तो हमने लिख लिया इसकी 2000, अगर ये 2000 है तो इसको 2000 से गुना कर रहे हैं तो ये भी 2000 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 4000 हो जाएगी। अगर B की वैल्यू 4000 है, यहाँ पर B की अगर 4 है यहाँ पे देखो, तो A की कितना हो गई, ये 4 से इसको भी करना पड़ेगा, तो 4×3=12, तो यहाँ पे A की कितनी होगी 3 × 4000 तो 12000। तो आपके पास सबकी आ गई, C की 2000, B की 4000 और A की 12000। तीनों को जोड़ दो, 12000 + 4 + 2 कितना हो जाएगा 18000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक वही लास्ट क्वेश्चन रह गया, चलो उसकी तरफ चलते हैं हम। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, एक प्राकृत संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है और इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है। वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है, एक प्राकृत संख्या है की सूची है, पूरी लाइन है, उसमें 15 मिलाने पर, मान लिया मीडियम क्या है, माध्य है जिसको बोलते हैं 2 है मीडियन, ठीक है। मीडियन 2, मीडियन M है, M में क्या करना है 2 बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने मान लिया टोटल संख्याएं थी प्राकृत संख्याएं, X प्राकृत संख्याएं थी और उनका माध्य कितना था M था। अगर M है तो ये देखिए, अगर M मीन है या मीडियन है और X नंबर ऑफ टर्म है, कितनी टर्म है, ये नेचुरल संख्याएं बोला जो इसने, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग, mx + 15, क्योंकि माध्य किसके इक्वल होगा, माध्य M था, इसको X से मल्टीप्लाई करूँगी, कितने टर्म है प्लस 15 एक टर्म और जोड़ी, ये एवरेज निकाला है हमने, X + 1 कितनी टर्म थी, इक्वल किसके आएगा M + किसके 2 के। क्यों, क्योंकि इसने बोला कि माध्य जो था उसमें 2 बढ़ जाता है अगर मैं 15 मिलाती हूँ तो। जब 15 मिलाऊंगी, पहले तो टोटल टर्म X थी, एवरेज निकालते X से डिवाइड करते हैं ना, तो फिर जब एक टर्म बढ़ा रही हूँ 15, तो इसीलिए मैंने एक नीचे ऐड किया, ठीक है। लिखते हैं ना हम ऊपर नीचे टोटल नंबर संख्या और ऊपर टोटल जो भी है वेट है किसी का, चाहे मार्क्स हो, टोटल मार्क्स डिवाइड में टोटल नंबर लिखते हैं एवरेज निकालते हुए, तो वही चीज़ कर रहे हैं हम M + 2, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आगे इसको देखते हैं 1 मिनट। ये देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन, mx + 15 x + 1 = M + 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x + 1 को इधर लेके जाएंगे, M + 2 x + 1 आ गए इधर, तो mx + 15 इक्वल होगा, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करो, m को x से करेंगे mx, 2 को, फिर m को 1 से करेंगे m, फिर 2 को x से करेंगे 2x, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो mx ये भी है ये भी है, इक्वल में जब होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, mx से mx कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ 15, यहाँ m बचेगा + 2x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इधर जाएगा, तो 15 में से 2 गया 13, तो m + 2x, ठीक है। ये देखिए mx से mx कैंसिल कर देते हैं हम, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये बचेगा 15 + 15 इक्वल, ये 13 इक्वल है m + 2x। यहाँ पे एक इक्वेशन मान ली हमने। अब ये कह रहा है कि जो वो नई सूची थी, जो नई सूची आई है उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं, नई सूची यही थी ना, ये बनी थी ना हमारी करंट लिस्ट, जो ये नई सूची आई है इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं
तो माध्य देखो जो ये सूची में नीचे भी जोड़ना पड़ेगा, एक टर्म और आई है ना, एक टर्म और आई है। तो माध्य क्या हो जाता है, मीडियन जो था पहले उससे एक घट जाता है, तो मैंने इसमें से एक घटा दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो mx प्लस 16, 15 जमा 1 16, यहाँ x प्लस 2 इक्वल है m प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे mx प्लस 16, ये m प्लस 1, ये वाली चीज़ इधर चली जाएगी, और जिसको बोलते हैं आर पार गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस 2 इधर आ जाएगा, इसको गुना करें mx, m को 2 से करेंगे 2m, 1 को x से करेंगे x, 1 को 2 से करेंगे 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, mx से mx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16 इक्वल है 2m प्लस x प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 इधर आ जाएगा तो 16 में से 2 गई 14, तो 2m प्लस x, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई, ये m प्लस 2x की फॉर्म में, ये भी ना। अभी देखो हमें निकालना है कि कितनी टर्म है इसके अंदर, टर्म निकालनी थी, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, बराबर बना लेते हैं। यहाँ 2m है, यहाँ m है, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे आ जाएगा यहाँ देखो 26, ठीक है। और यहाँ 2m प्लस 4x, ये देखो 13 दूनी 26, यहाँ 2m हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन को ऐसे कैसे रख लेते, 14 इक्वल है 2m प्लस x। अब इसको निशान चेंज करते हैं, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये 2m से 2m कैंसिल हो गया, 26 में से 14 गए 12, 4x में से x गए 3x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इसके डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू 4 आपकी फाइंड होगी। फाइनली आपका आंसर आ गया 4, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।